हेमंत जी थोड़े कम समय के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले मैं उनकी फीड लेना चाहूंगा। हेमंत जी, आपको क्या लगता है कि देश कहाँ जा रहा है ये? हम कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश तो नहीं है। हर जगह जो नेतागिरी हो रही है, वो नेता कम और गॉडफादर ज्यादा नजर आ रहे हैं। या आपके शब्दों में कहूं तो गब्बर है, और वो उसका मुकाबला किसी ठाकुर वगैरह से है। तो गब्बर के ताप से आपको कौन बचा सकता है? अल्टीमेटली कहते हैं ना, गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ गब्बर बचा सकता है। मुझे भी आज ऐसा लगता है कि मोदी शाह के ताप से उन्हें एक किसी को भी, एक ही आदमी बचा सकता है, दो बचा सकते हैं, उनका नाम भी सो कॉल्ड मोदी और शाही है, और कोई नहीं बचा सकता। हेमंत अत्री जी, आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आज की तारीख में जो स्थिति है, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो गॉड फादर नहीं देखी है, लेकिन जो ये गब्बर और ये सारी चीज है, ये हकीकत सी लगती है देश के अंदर। और हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सारे साथी सहमत होंगे, यथा राजा तथा प्रजा। ये बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। यथा राजा तथा सरकार, यथा राजा तथा पार्लियामेंट, यथा राजा तथा मीडिया, यथा राजा तथा जुडिशरी, यथा राजा तथा ब्यूरोक्रेसी। तो एक पूरे का पूरा समरूप कर दिया है सारी चीजों का। जो राजा सोचता है, राजा तो अच्छा नहीं सोच रहा, वो तो फासिस्ट किस्म का व्यक्ति है, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने उसी तर्ज पर ढाल दिया है। आप कभी सोच सकते थे कि संसद भवन के अंदर इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है क्या? किस बात पर हो रहा है? ये सारी चीजें जो है बेसिकली क्या है कि अडानी को दबाने के लिए उसके 50,000 रुपए मिल जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कुछ और आ जाता है, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ले आते हैं, शाम तक वो बाबा साहब अम्बेडकर पे आ जाता है। उसके बाद जो पार्लियामेंट के गेट पे अगले दिन जो कुछ भी होता है सबने देखा। आपने कभी सुना था कि संसद परिसर के अंदर कोई इस तरह का घटनाक्रम हो जिसका चप्पा चप्पा जो है वो क्या बोलते हैं इसकी, सीसीटीवी फुटेज की उसमें जद में, उसके ऊपर काम करने की बजाय पुलिस के पास सत्तारूढ़ पार्टी जाकर के पर्चा दर्ज करा रही है लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ। और लीडर जो अपोजिशन पार्टी है वो भी कंप्लेंट देती है, उसका पर्चा दर्ज नहीं होता, उसको कहते हैं कि हम जांच करके पर्चा दर्ज करेंगे, और सत्तारूढ़ पार्टी का पर्चा तत्काल दर्ज कर लिया जाता है। क्या आप ये लोकतंत्र बनाने आए थे क्या? क्या संसद के जो देश के कानून निर्माता हैं उनको एक इंस्पेक्टर या डीएसपी या डीसीपी लेवल का व्यक्ति आके इंटरोगेट करेगा? संसद की क्या मान मर्यादा रह जाएगी? क्या इन सांसदों की रह जाएगी? क्या कभी ये लोग सोचते ही नहीं? या केवल इनको ये है कि अडानी का जिक्र नहीं आना चाहिए, या अमित शाह से जो फोपा हो गया है उसका जिक्र नहीं आना चाहिए? अब सोचिए, राजनाथ से लेकर के तमाम लोग, दिनेश जी आपने लगातार देखा, वो जो सांसद हैं जो कथित तौर पर घायल है, उनसे मिलने गए सारे के सारे। अडवाणी जी कितने दिन से दाखिल थे, आपने वहां कोई नेता देखा बीजेपी का? अडवाणी जी तो मच मोर इन सबके मतलब पिता तुल्य सारे के सारे, स्टालवर्ट दैट में, मोदी के तो गुरु ही हैं वो। वहां कोई नहीं गया, इन दो सांसदों के पास जा रहे हैं। मतलब फोटो अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी फॉरवर्ड नॉट फॉर गुड, इट्स फॉर वर्स। और कोई भी व्यक्ति इस बात को समझने, सुनने और इस पर तकरीर करने को तैयार नहीं। तो ये देश के अंदर एक खास तरह का जो देश का पूरा नैरेटिव था, उसको देखो ये कहां लेकर के जा रहे हैं। कल पार्लियामेंट उसका सुप्रीम कोर्ट का मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें वो था। उसमें कहते हैं साहब, जो इलेक्शन कमीशन का वकील है, आप हैरान रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि साहब वीवीपैट की काउंटिंग, वीवी जो ईवीएम है उससे ज्यादा भरोसेमंद है। खुद कह रहा है इलेक्शन कमीशन का वकील। और वीवीपैट की जो काउंटिंग है उसका विरोध करते हैं। आपने लगातार देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस मैचिंग के लिए कहा, उसका भी पता नहीं क्या का क्या बना दिया, नहीं होने दिया वो, उसके एसओपीज भी ड्रॉ नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। कल कुछ लोग फिर चले गए कोर्ट के अंदर कि साहब इसके अंदर हमारे एसओपीज जारी कर दीजिए। वो बेंच ही ट्रांसफर कर दी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में देखेंगे, फर्स्ट 20 के आसपास देखेंगे, थर्ड वीक में। तो जथा राजा, राजा जो कुछ सोच रहा है, पूरा सिस्टम उसके हिसाब से काम कर रहा है। उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, उसकी गुंजाइश ही खत्म कर दी गई दिनेश जी। और जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने जो संसद का ये सारा ढांचा बनाया था, जो सारी प्रक्रिया बनाई थी, वो आज कहां चली गई है? किसी भी मुद्दे पर आपने 10.25 साल में एक मुद्दे पर बता दीजिए कोई प्रोडक्टिव बहस हुई। जो संविधान पर बहस हो रही थी वो जाकर कहां खड़ी हो गई? यहां पर। क्योंकि इन लोगों की सोच ही वहां तक सीमित है। संसद के अंदर हिंडनबर्ग पर चर्चा नहीं होगी,
चाइनीज एक्सेशन पे चिंता वो नहीं होगी, मतलब नोटबंदी पे नहीं होगी, किसी भी पेगासस पे नहीं होगी, राफेल पे नहीं होगी, फिर किस बात पे चर्चा होगी? आपको तो याद होगा जब चाइना ने जब 1962 में किया था, उधर लड़ाई चल रही थी, यहाँ पार्लियामेंट बुला ली थी नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कहने से, चल होने दीजिए बहस, हर चीज खुल के डिस्कस हुई। यहां तो चाइना का नाम लेना वर्जित है। अडानी एक कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं वहां पर चाइना के अंदर, उसके बाद 2 ही दिन के बाद हमारा सारे सीमा समझौते कागज पे कहीं नहीं है, सब जबानी जमा खर्च है। और जैसा आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं देखता हूं कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जिस लेवल पे जा रहा है, तो मुझे तो लगता है जो हिंदुस्तान की मंजी वो ठोकते हैं सुबह शाम तक, उसकी फाइनेंसिंग भी हम ही कर रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि कहां उनका हमारे वहां एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है। बेसिकली क्या है कि विदेश नीति भी उसी पे कंप्लीटली इवेंट प्रधान, कोई इशू प्रधान नहीं, इवेंट प्रधान। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे दुनिया में एक दौर ऐसा आता है कि ट्रंप से लेकर के, इटली से लेकर के, जर्मनी, ब्राजील, कहां कहां देखेंगे आप, रशिया था ही पहले, चाइना ऑलरेडी है, जिस तरह के जो लोग हैं कम्युनिस्ट के नाम पर जो कुछ वहां होता है, तो नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। बेसिकली ये एक खास तरह का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है, और ये पूंजी प्रायोजित दौर है। जो काम एलन मस्क अमेरिका में कर रहे हैं, क्या कोई सोच भी सकता है कि वो ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए ट्विटर को ही खरीद के एक्स बढ़ा देते हैं उनके कहने से? उसके बाद उनके बहुत हैवी फाइनेंसिंग करते हैं, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है वो। और अब उनको सरकार में ऐसा दायित्व दे दिया जाता है जिससे उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल साफ है। तो जो हम लोग आप बड़ों से सुनते थे आपके प्रोग्राम्स में कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या ना, वो परवाह नहीं करते इस बात की। स्पेस एक्ट के अंदर उनका वो है, उनको किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं, सरकार को कट डाउन, खर्चा कम करने की वो दी गई है। मतलब ये कर क्या रहे हैं? इसका मतलब तो जो आप लोग कहते थे कि दुनिया के 10-12 बड़े पूंजी के घराने हैं और वही सब जगह तय करते हैं कौन कहां पर उनकी कठपुतली होगी। यहां पर अडानी की भी वही स्थिति है। यहां देख लीजिए आप, हमारे यहां तो ऐसा ओपन कभी भी नहीं था। यहां तो बिल्कुल कैटेगरिकली क्लासिक केस है कि आप अडानी का नाम भी लेकर के दिखा दीजिए संसद के अंदर। ऐसा तो कभी नहीं देखा था। चंदा तो पहले भी लेते होंगे, नेहरू जी के टाइम भी लेते होंगे, मोरारजी देसाई के टाइम पे भी होगा, मनमोहन सिंह के टाइम में भी होगा, लेकिन सबके मामले उठते थे। यहां पर आप नाम लेते रहो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कल मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था ड्रेक ओब्रायन का। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जितनी देर कार्रवाई चली है डिसरप्शन की, उसमें अकेले 30% जो है चेयरमैन बोले। आप सोच के देखिए, एमपी क्या करे थे 244, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे ना, उनको बोलने का समय ही नहीं। तो एक खास तरीके का जो मोनोलॉग जो राजा करता है, वही सारे इनके जितने सेकंड लाइन है वो करने लगे, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। और सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर के कंप्लेंट दे रही है, संसद परिसर के अंदर ही घटना को। वहां तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है दिनेश जी, आपने भी पार्लियामेंट देखी, हमने तो बहुत साल कवर भी किए। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है ना, तो अभिषेक मनु सिंघवी की गड्डी का पता लगा कौन रखे गया वहां पे, जबकि वहां भी अंदर हर चप्पा हर कुर्सी कवर्ड है। और ये पार्लियामेंट का गेट मकर द्वार, इस पे तो हर एक एंगल की फुटेज मिल जाएगी आपको। अब तक वो बाहर क्यों नहीं आई? और किसको गुंडा घोषित करने पे लगे हुए? लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ 17-18 केसेस दर्ज है, 15 मानहानि के केस दर्ज है। तो मोदी जी के ऊपर तो अगर ऐसे केस होने लगे, उन्होंने तो किसी ऑपोजिशन के नेता को बख्शा ही नहीं आज तक। और जो चॉइसेस ऑफ अब्यूसेस जो वो यूज करते हैं, कोई करके दिखाए। आप उनके खिलाफ डेफेमेशन फाइल कर दो, जज आपको प्रवचन देके हो सकता है आपको पेनल्टी कर दे कि आप तो उसके लिए आए हो, अपनी प्रचार के लिए आ गए हो। तो ये जो पूरा सिस्टम जो आपने कहा, बिल्कुल एक रूपता कर दी गई है, यथा राजा तथा प्रजा। और ये हकीकत ये बताऊं, देखिए मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, ये इस तरह के गब्बर पूरी दुनिया में बहुत आए, बहुत चले गए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये एक दौर होता है, जब तक ताकत के सहारे गब्बरपन कर सकते हैं आप। आनंद तब आएगा जब आप ताकत में ना हो, तब गब्बर होकर दिखाए। वो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। बेसिकली दे आर कावर्ड्स, और ये सारे के सारे ट्रेट कावर्ड्स में ही होते हैं। आप कभी भी मोदी जी के मुंह से, आपने आज तक, सारे बहुत सीनियर साथी बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की जो जाति थी उसके बारे में बीजेपी आरएसएस किसी व्यक्ति को कहते हुए सुना है? कभी भी अंग्रेजों की जाति की बात नहीं करेंगे वो। अंग्रेजों के जाने के बाद का जो कालखंड है और अंग्रेजों के आने से पहले का कालखंड, हमेशा उसकी चर्चा करेंगे वो। तो ये सिलेक्टिव अतीत जीवी है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को अपने 10.25 साल के बारे में बात करते हुए देखा है? कभी नहीं करेंगे।
नेहरू ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। भाई आप अपना भी रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, मुगल ये करते थे। आज उसकी कहाँ रेलेवेंस है? आप आगे बढ़िए, प्रोग्रेसिव बनिए। वो उनको वो सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में वही गाली गलौच है। तो ये जो है, ये पूरे का पूरे देश को एक रिग्रेसिव हिंदुस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये काहे के गब्बर है? कुछ नहीं है, ये वक्त के शेर है, ताकत के शेर है, सत्ता के शेर है। जिस दिन सामने पड़ेगी आप इनको ढूंढते रह जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बीच में कभी भी साइन अप कर सकते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने।